Hello everyone, welcome to Abhyarti IAS, Day 20 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. Consider the following statements: coating of thermal paper receipts, many medical equipments, electronic and automatic components. In how many of the above we find the application of bisphenol A? And the answer is C. That is, the application of bisphenol A is found in all of these components. तो बेसिकली सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बायस्फेनॉल ए होता क्या है. बायस्फेनॉल ए बेसिकली एक कार्बन बेस्ड सिंथेसाइज कंपाउंड होता है एंड इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ डेरिवेटिव्स जिनको डाइफेनाइल मीथेन एंड बायस्फेनॉल्स बोला जाता है. अब ये क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं इन नेचर एंड इनको पॉलीकार्बोनेट भी कहा जाता है एंड दे आर बेसिकली स्टेबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर. तो इनकी वजह से क्या है कि ये ऐसी चीज़ों में काम आते हैं जो जिनमें हमें हार्डनेस एंड स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जैसे कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ग्लासवेयर, बुलेट प्रूफ विंडोज, डोर्स, इन सब में बायस्फेनॉल ए जो होते हैं इनका यूज होता है. बायस्फेनॉल कंपोनेंट जो होते हैं दे कैन विथस्टैंड वेरी मॉडरेट टू वेरी हाई टेम्परेचर. प्लास्टिक टिन्स और कैंस में बायस्फेनॉल ए का यूज होता है. उनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो बायस्फेनॉल ए बीपीए से बनी होती है. आपने काफी बार पढ़ा होगा कि कुछ जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें लिखा होता है बीपीए फ्री. तो बीपीए फ्री मतलब उसमें बायस्फेनॉल ए का यूज नहीं हुआ है. बट ये बेसिकली प्लास्टिक टिन्स और कैंस में इसलिए होते हैं ताकि जो उनमें फूड एंड बेवरेजेस हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके. एंड ड्यू टू दिस ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे. जिसमें क्या था कि बायस्फेनॉल ए थर्मल पेपर रिसीट्स में यूज होता है. थर्मल पेपर रिसीट्स क्या होती हैं? जो हमारे प्रिंटेड रिसीट्स होते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो व्हाइट पेपर के ऊपर वो प्रिंट की हुई रिसीट नहीं आती लंबी सी, तो उनमें बायस्फेनॉल ए का केमिकल का यूज होता है. बीपीए एंड बायस्फेनॉल एस बीपीएस इन दोनों का यूज होता है. क्यों यूज होता है? ताकि उस पे हीट एक्टिवेटेड प्रिंटिंग कर सकें. प्रिंटिंग में जो प्लास्टिक वो पेपर यूज होता है ना शाइनी सा, उसको बोलते हैं थर्मल पेपर. और उसमें क्या होती है कि उसको उस पे हीट अप्लाई की जाती है ताकि उस पे कैरेक्टर्स जो है प्रिंट हो पाए. और बीपीए जो होते हैं वो वेरी स्टेबल होते हैं, हमने जैसे पढ़ा, और हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं. और इनके यूज से इंकलेस प्रिंटिंग हम कर सकते हैं. जब उस थर्मल पेपर पे हीट अप्लाई होती है तो उसके जो केमिकल होती है उस पे केमिकल कोटिंग जो होती है वो अपना कलर चेंज कर देती है ताकि उस पे हम टेक्स्ट और इमेजेस प्रिंट कर सकें. द इंडियन एक्सप्रेस में भी इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया रिसेंटली कि व्हाई वी मस्ट नॉट टच दोज प्रिंटेड रिसिप्ट्स, क्योंकि उस पे बेसिकली क्या होता है, उस पे बीपीए एंड बीपीएस का यूज होता है. बायस्फेनॉल ए बीपीए इसके ना डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर बीपीए के थ्रू आपको होता रहे तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ये सब होने के चांसेस रहते हैं. तो इसलिए ना बीपीए फ्री चीजें यूज करने को बोला जाता है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना भूल गई कि बीपीए ए जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक. तो इसकी टफनेस की वजह से ये काफी मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है, जैसे कार्डियोपल्मोनरी मशीन, जैसे हार्ट और लंग की मशीन होती हैं, इंक्यूबेटर्स में. जब डायलिसिस होता है तो ह्यूमेडाइलाइजर जो होते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं जिसको, उसमें भी बीपीए यूज होता है. डेंटल सीलेंट्स में यूज होता है, डेंटल फिलर्स में, क्योंकि काफी बीपीए लाइट वेट होता है ना और इसकी क्लैरिटी काफी होती है, तो इसकी वजह से ये आई ग्लासेस में भी यूज होता है. मोर ओवर बीपीए को कार पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है. सर्किट बोर्ड, फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, इनमें क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये इन इक्विपमेंट्स की सेफ्टी एंड क्वालिटी को मेंटेन करता है और इम्प्रूव करता है. एंड इसको डिस्कवर किया था केमिस्ट ए पे डाइनिन इन द ईयर 1891. बेसिकली क्या है कि बीपीए पे ना क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा है. मे बी 2020 और 2021 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में बीपीए पे क्वेश्चन आया था. तो उस कंटेक्स्ट में देखें ना तो हमने बीपीए का टॉपिक अभी यहाँ पे अच्छी तरह से कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. समटाइम्स सीन इन न्यूज, प्रिंस रूपर्ट्स ड्रॉप इज एक्चुअली a liquid drop model of nucleus, a liquid drop vaccine to prevent HIV infection, liquid droplet that can erode hard surface, a type of glass object formed by dropping molten glass into the cold water. And the answer is B. That is, Prince Super Drop is a type of glass object which is formed by dropping molten glass into cold water. Scientifically, it is proven that जो प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप होती है इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. अब ये होती क्या है, आपको थोड़ा अगर मैं इसका आइडिया दूं, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा तो मे बी उनको पता हो. जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना उनको मैं आइडिया देती हूँ. ये क्या होता है कि आगे से ना ऐसे इसकी हेड होता है और इसका एक टेल होता है, ऐसे करके प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप कहते हैं इसको, ड्रॉप की शेप में होता है. तो ये कहते हैं कि जो ये इसका हेड है ना, ये चीज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और जो इसके सबसे फ्रेजाइल कंपोनेंट होता है, मतलब जो इजीली जहां से ये जो इसका स्ट्रॉन्ग हेड है वो भी ब्रेक किया जा सकता है, वो होती है इसकी टेल. तो इसमें कैसे बनाया जाता है? जब मोल्टन ग्लास होता है, मतलब जो पिघला हुआ ग्लास है, उसको ठंडे पानी में ड्रॉप करके, जब ठंडे पानी में ग्लास की ड्रॉप को हम डालेंगे तो वो इजीली सॉलिडिफाई हो जाती है.
तो इसकी वजह से क्या है, ये टीयर ड्रॉप की शेप में आ जाता है। टीयर ड्रॉप की शेप में मतलब जैसे आंसू की शेप होती है ना, वैसी इसकी शेप बन जाती है, जिसमें क्या होता है कि इसकी वेरी लॉन्ग एंड थिन टेल होती है। अब इसकी कुछ काफी अनयूजुअल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इट हैज अ वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हेड। इसका जो ये हेड वाला पोर्शन होता है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये थिकर पार्ट होता है और इसको इतना इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होता है, आप कितनी भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, बहुत इस पे अगर थोड़े भी मारोगे ना, बुलेट भी मारोगे, तो ये टूटेगा नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। हम आप ना अगर यूट्यूब पे जाके एक्सपेरिमेंट्स भी देखोगे ना, प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डाल के देखना, तो उसमें आपको दिखेगा कि इसके हथौड़े भी मार लो, बुलेट मार लो, कुछ मर्जी कर लो, जितना मर्जी भार डालो, ये टूटेगा नहीं। पर इसका जो सबसे फ्रेजाइल कंपोनेंट होता है ना, वो होती है इसकी टेल। टेल पे अगर आप हल्का सा भी कुछ हाथ से ही हल्का सा ज्यादा प्रेशर डाल दोगे ना, तो वहीं पे ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा सारा स्ट्रक्चर। अब ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इट हैपेंस ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द ग्लास। जब ग्लास रैपिडली कूल डाउन होता है ना वाटर में, तो उसका जो सरफेस है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हार्डन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसका इनर कोर है ना, उसमें एक स्टेट ऑफ टेंशन बनी रहती है। जो मोल्टन ग्लास होगा मतलब वो होगा तो वार्म ही, अगर आप उसको एकदम से दूसरी स्टेट में ले जाओगे, मतलब कि उसको एकदम से कोल्ड वाटर में अगर आप ड्रॉप कर दोगे, तो वो शेप तो अटेन कर लेगा वो टीयर ड्रॉप वाली, पर क्या होगा कि उसमें जो उसकी जो इंटरनल टेंशन है वो रिलीज नहीं होगी। और इसी की वजह से जो उसकी इंटरनल टेंशन होती है ना, इसी की वजह से जो उसका हेड है इट बिकम्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, एंड इसी टेंशन की वजह से ही जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो भी हाईली अनस्टेबल रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि उसका जो टेल वाला स्ट्रक्चर होगा वो बहुत वीक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to antimicrobial resistance AMR, consider the following statements. Antimicrobial resistance is a socio-economic problem in India. Operation Amrit is launched by Government of India to curb the misuse and overuse of antibiotics. Which of the statements given above are correct? And the answer is A. That is only statement number 1 is correct and statement number 2 is incorrect. As per an article in The Hindu, the state of Kerala is taking pioneering steps to curb the antimicrobial resistance problem. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सबसे पहले तो हम जानते हैं एएमआर ये होता क्या है। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, जब देखो क्या होता है कि जब हमें कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट्स वगैरह, इनसे जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है, तो हमें डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, अगर तो वायरस है तो एंटीवायरल सजेस्ट करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल एंड वाइस वर्सा। अब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, अब जो बैक्टीरियाज या फिर जो फंगस या वायरसेस हैं, अगर उनको हम बार बार टारगेट कर रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल से, तो उसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया वायरस या फिर कोई पैरासाइट है, वो भी तो उसमें तो कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगी होती होगी ना, उससे भी तो सर्वाइव करना है, और सर्वाइवल के लिए वो भी लड़ाई करेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके, उसे भी तो मल्टीप्लाई करना है, अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं। तो इसमें क्या होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, कि जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपने आप को इतना रेजिस्टेंस बना देते हैं एक लाइन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल से, कि उनको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जितना मर्जी वो सेम लाइन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स ले लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड वो जो इन्फेक्शन है वो और वर्स होती जाती है। तो दुनिया में ना कुछ ऐसे 3-4 लाइंस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स हैं जिनको हम अभी यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज करो जो हमारे वायरसेस बैक्टीरिया है, उनके ऊपर फर्स्ट लाइन ऑफ जो एंटीमाइक्रोब्स है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ता। अब वो सेकंड लाइन पे चले गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब हम वो लेते जाएंगे, जब एक ह्यूमन वो लेता जाएगा, जब एक कम्युनिटी को वही सेम आइटम एंटीमाइक्रोबियल्स आप देते जाओगे, तो उसी कम्युनिटी में क्या होगा, वो जो सेम माइक्रोब्स हैं उनमें सेकंड लाइन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स के लिए भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड जो माइक्रोब्स हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि जो एंड लाइन, मतलब जो हमारे पास सबसे तेज और सबसे इफेक्टिव वाले एंटीमाइक्रोब्स है ना, एंटीमाइक्रोबियल है, उनमें उनके प्रति भी जो माइक्रोब्स है ना, वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और मतलब उनके ऊपर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो एंटीमाइक्रोबियल्स है ना, उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है कि एक ये सबसे बड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बेसिकली इंडिया में है सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम, क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड गवर्नेंस और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से इंडिया में बहुत बड़ी सोशियो इकोनॉमिक दिक्कत बन के पैदा हो रहा है। इसमें क्या है, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो एएमआर में कंट्रीब्यूट करते हैं, बेसिकली जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं करते और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा कि अनरेगुलेटेड एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स, आप जाते हो किसी केमिस्ट की दुकान पे, आपने बोला जी हमें जुकाम हो रहा है, हालांकि जुकाम जो होता है वो वायरस से होता है, बट आपको क्या उसने एंटीबायोटिक दे दी। अब एंटीबायोटिक तो मतलब बैक्टीरिया के लिए काम करती है, वो तो काम ही नहीं करेगी वायरस पे। ऐसे ही हम जाते हैं दुकानों पे और एंटीबायोटिक अपने आप को रिकमेंड करवा देते हैं। और जैसे कि लैक ऑफ अफोर्डेबल लेबोरेटरी टेस्टिंग, मोर ओवर लैक ऑफ एबिलिटी टू अफोर्ड अ फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स,
चीपर और लोअर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स जब हम खरीदते हैं तो ये भी वन ऑफ द रीजन बन जाता है फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सेकेंडली, अब इसमें ऑपरेशन अमृत चलाया गया जिसका है नाम पूरा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन ऑफ फॉर टोटल हेल्थ। इट वाज लॉन्च्ड बाय केरला's ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन जनवरी 2024 इन ऑर्डर टू कर्ब द मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इन द क्वेश्चन हमें दिया गया था कि इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इट इज लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। H1 रूल क्या है? H1 रूल में ना गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में उनकी ओवर द काउंटर सेल को रेगुलेट करने, ओवर द काउंटर सेल मतलब जैसे हम केमिस्ट के पास गए और आपने बताया और उसने आपको ओवर द काउंटर ऐसे ही पकड़ा दी बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक, तो उनकी सेल को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ना एक H1 शेड्यूल निकाला था ऑफ ड्रग्स, जिसमें कुछ ऐसे ड्रग्स को डाल दिया था जिनको आप ओवर द काउंटर सेल नहीं कर सकते, उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगेगी ही। इसमें ना एक रेड लाइन कैंपेन भी चला था जिसमें गवर्नमेंट ने ना एक रेड लाइन एंटीबायोटिक्स निकाली थी जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही आप ले सकते हो, ओवर द काउंटर सेल नहीं कर सकते। अभी मैं आपको केरला के जो अमृत मिशन है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसमें क्या है कि मैंडेटरी आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए फॉर द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में ना एक चीज ये भी टारगेट की जाती है कि इसमें जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, मतलब आप हॉस्पिटल में गए, आपको इन्फेक्शन तो एक थी, आप एक का इलाज करवाने गए, बट आपको हॉस्पिटल के जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे और भी तो पेशेंट आते हैं ना जिनको तरह तरह की इन्फेक्शन होती हैं, तो आप एक चीज का इलाज करवाने गए पर आपको हॉस्पिटल से दूसरी बीमारी लगी। तो केरला गवर्नमेंट के इस ऑपरेशन अमृत में ये भी टारगेट किया जा रहा है कि टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। इससे क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स की डिमांड है वो भी कम होगी। ऑल्सो द केरला गवर्नमेंट इज टारगेटिंग कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक रिपोर्ट बना के दे कि कितनी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हुई हैं स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Cotton remains the only transgenic crop that is being commercially cultivated in India. Genetic Engineering Appraisal Committee is a statutory body that operates under the Ministry of Science and Technology. Gene editing involves making precise changes to an organism's genome with integration of foreign DNA elements. How many of the statements given above are correct? And the answer is A. That is, only statement number 1 is correct and statement number 2 and 3 are not correct. It is true that cotton जो है it is the only transgenic crop जिसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीटी कॉटन को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव किया था इन 2002। बीटी कॉटन में एक जीन डाला गया था जिसको बोला जाता है PRY2AI एंड ये जीन हेल्प करता है बीटी कॉटन में अमेरिकन पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करने में। ये एक मेजर पेस्ट है विच इफेक्ट्स द कॉटन क्रॉप। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट में ये पब्लिश किया था कि जो जीएम क्रॉप्स हैं दे शुड बी इंट्रोड्यूस इन द कंट्री ओनली आफ्टर क्रिटिकली साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ द बेनिफिट्स एंड सेफ्टी। Genetically Engineering Appraisal Committee जो है, it is a statutory body which operates under the Environment Protection Act 1986. But in the question we were given that Genetic Appraisal Committee जो है, it is a statutory body under the Ministry of Science and Technology. But ये गलत है क्योंकि it operates under the Ministry of Environment and Forest. Genetic Engineering Appraisal Committee, it was constituted under the Rules for Manufacture, Use, Import and Export and Storage of Hazardous Microorganisms 1989। मतलब कि अगर किसी को लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करना है या फिर उनके जो रिकम्बिनेंट्स होते हैं उन पे रिसर्च करना है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी है ऐसी चीज़ों की जिसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है उसका यूज होता है, तो इन्वायरमेंटल एंगल से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ही उसको अप्रेज करेगी उन प्रपोजल्स को। मोर ओवर, अगर किसी भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में रिलीज करना है या फिर उसको फार्म लेवल पे यूज करना है तो उसके जो प्रपोजल ऑफ रिलीज होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इनफैक्ट अगर आपको फील्ड ट्रायल्स भी कर रहे हैं ना, जैसे बीटी कॉटन का हो गया, जैसे बीटी ब्रिंजल का हो गया, ठीक, फील्ड ट्रायल्स हुए थे तो इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से अप्रेजल लेना पड़ा था। The committee is chaired by the Special Secretary, Additional Secretary of Ministry of Environment and Forest and Climate Change, and it is also co-chaired by the representative from the Department of Biotechnology. जीन एडिटिंग बेसिकली होता क्या है, जिसको जीनोम एडिटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे डीएनए का सबसे सबसे मूल जो चीज़ होती है ना जीन, उसको एडिट करके कुछ ऐसे एडिशनल कंपोनेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाले जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हांस किया जा सकता है। सपोज करो जैसे हमने कॉटन में हमने बात की कि उसमें जीन डाला गया क्राई
1AI, ठीक। तो उसको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, मतलब कि अगर वो पिंक बॉलवर्म बीटी कॉटन के ऊपर जाके बैठेगा तो वो पिंक बॉलवर्म बीटी कॉटन को इफेक्ट नहीं कर सकता, वो क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें ऐसा हमने जीन डाल दिया मॉडिफाई करके कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस कॉटन क्रॉप के ऊपर, बीटी कॉटन वाले के। तो जीन एडिटिंग में यही होता है कि उसमें डीएनए जो होता है ना, उसको ही डीएनए के लेवल पे जाके जीन के लेवल पे उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि उसमें एडिशनल जो क्वालिटीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इसमें प्रिसाइज चेंजेस किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के डीएनए में विदाउट इंटीग्रेटिंग एनी फॉरेन डीएनए एलिमेंट। इसमें जो टेक्निक यूज होती है आजकल सबसे ज्यादा न्यूज में चल रही है वो है क्रिस्पार कास टेक्निक। एडिशनली धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 विच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप, जिसको अभी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल नहीं मिला है। इट वाज कंडीशनली अप्रूव्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इन अक्टूबर 2022 फॉर द एनवायरमेंटल रिलीज। अगर इसको अप्रूव कर दिया जाता है तो ये DMH11 वुड बी द फर्स्ट GM फूड क्रॉप अवेलेबल टू इंडियन फार्मर्स। टिल प्रेजेंट इंडिया में हम कोई भी GM फूड क्रॉप नहीं उगाते, ठीक है। जैसे अमेरिका में सोयाबीन को उगाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज को उगाया जाता है, मक्की उगाई जाती है वहाँ पे। बट इंडिया में अगर जो सबसे पहली फर्स्ट फूड क्रॉप उगाई जाएगी वो होगी DMH11, जो कि मस्टर्ड की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। 2020 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पार कास 9 जेनेटिक सीजर्स, इनको जेनिफर ए डोटना एंड इमेन्युअल कारपेंटियर को। अब क्रिस्पर कास 9 जेनेटिक सीजर्स होती क्या है? बेसिकली ये जीन एडिटिंग में काम आती हैं, जिसमें कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारे डीएनए होता है उसकी एडिटिंग की जाती है। उसमें क्या होता है, डीएनए में ना जो हमें पोर्शन नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें नया कुछ वैरायटी या वेरिएंट इंक्लूड करना है, वहां पे क्या करते हैं हम, कास 9 क्या होती है, कास 9 सीजर प्रोटीन होता है। मतलब हमारे डीएनए में काफी ज्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उसमें होता है कास 9 प्रोटीन। तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, वहां पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, वहां पे हम ऐसे जाके कट करते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो एडिशनली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं ना एलिमेंट्स, उनको हम इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो डीएनए है वो सारे डीएनए में ही खुद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर जैसे हमें पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एंजाइम्स होते हैं। और जो जो एंजाइम जो प्रोटीन्स यहाँ पे होंगे वही सेम चीज हमें नेक्स्ट उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो दैट इज वाई क्रिस्पर कास 9 टेक्नोलॉजी से एडिशनली आप जीन एडिटिंग कर सकते हैं। और उसमें देखो हम एक तो जीन में इंसर्ट कर सकते हैं, मोर ओवर रिपेयर और एडिट भी कर सकते हैं ऐसे जीन को जो खराब वाले जीन है। आई होप आपको ये इजिली अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ प्लास्मिड इज अ टाइप ऑफ डीएनए दैट इज फाउंड इन ऑल बैक्टीरियल सेल्स। The DNA plasmids vaccine carry the antigen are injected into the muscle. Like the mRNA vaccine, the plasmid DNA vaccines can be easily manufactured and are inexpensive and safer. Which of the statements given above are correct? And the answer is B. That is, all of the statements given above are correct. इंडिया में अभी डेंगू वैक्सीन के ट्रायल और डेवलपमेंट की बात चल रही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि प्लास्मिड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए जो कि सारे बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है, एंड इट ऑल्सो अकर इन सम यूरोट्स। अब यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स क्या होते हैं? यूक्रियोट्स क्या होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। एंड प्रोक्रियोट क्या होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, ओके, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए। Plasmid, they are small circular double-stranded DNA molecules which are separated from a cell's chromosomal DNA and they can also replicate independently. Moreover, जो प्लास्मिड होते हैं ये क्रोमोसोनल डीएनए से अलग होते हैं। क्रोमोसोनल डीएनए क्या होता है, जो कि क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। प्लास्मिड डीएनए जो होता है, अनलाइक क्रोमोसोमल डीएनए, इट डज नॉट कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, बट जो इसके जीन्स होते हैं दे आर हेल्पफुल इन पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जो प्लास्मिड डीएनए होती है, इसकी जो वैक्सीन होती है, इट वर्क्स लाइक कि पहले जो पीस ऑफ डीएनए है उसको इनकोड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंटीजन। एंटीजन क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो डिसीज पैदा करते हैं ना, पैथोजन, उनके अगेंस्ट जो चीजें होती हैं उसमें आते हैं एंटीबॉडी एंड एंटीजन। अब जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होगा ना, वो सबसे पहले एंटीजन से जनरेट होगा। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बनती है वो बनती है आफ्टर द रिस्पॉन्स जो हमारा जनरेट होता है एंटीजन के बाद, हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब उस डिसीज की एक याददाश्त बन जाती है कि अगर नेक्स्ट टाइम पे वही डिसीज होगी तो एंटीबॉडीज सबसे पहले काम करेंगी उसमें। प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन जो होती है उसमें क्या किया जाता है, डीएनए को उसके जो एंटीजन होते हैं उसको एनकोड कर लिया जाता है,
एंड उसको इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड में। अब डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन में एंटीजन जो होते हैं दे आर इंजेक्टेड इनटू द मसल्स। और एक बार अगर जो ये प्लाज्मिड वैक्सीन वाला डीएनए हमारे सेल्स में चला जाता है तो अपने आप ही ये एंटीजन प्रोड्यूस करता रहता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन एंड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज। अब इस प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन के एडवांटेजेस क्या हैं कि जो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है दे कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर्ड एंड दे आर इनएक्सपेंसिव एंड सेफर। एडिशनली ज़ाइकोव डी इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन। मोरओवर कोर्बेवैक्स टीएम इट इज इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। जेमकोवैक 19 it is world first and India's indigenously developed mRNA वैक्सीन। और इनकोवैक है वर्ल्ड की पहली और इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। यहाँ पे हमने चार चीजें डिस्कस की। एक तो जाइकोव डी। अब यहाँ से ध्यान में रखो कि डी है मतलब डीएनए बेस्ड है, तो इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड और वर्ल्ड की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन। और इसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो जेमकोवैक 19 ये है पहली एमआरए बेस्ड वैक्सीन। ओके, ये इंडिजीनियसली डेवलप है इंडिया में। और तीसरा की कॉर्बेवैक्सिन ये है पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। एंड इनकोवैक ये है पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। इन जो है ना इसका आप इसको इनके नाम से याद रख लो, इंट्रानेजल, इनको ऐसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। इंडिया की पहली प्रोस्पेक्टिव डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू इट इज अंडर ट्रायल। अब डीएनए वैक्सीन को इफेक्टिव होने के लिए जो प्लाज्मिक डीएनए है इट मस्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो हमारे सेल के ऊपर एक परत चढ़ी होती है ना उसको क्रॉस करना जरूरी है फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डीएनए वैक्सीन। अब जब प्लाज्मिक डीएनए ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया तो अंदर ये सेल न्यूक्लियस तक जाएगा और वहां पे जाके ये अपना काम करना स्टार्ट करेगा। अब जो ये डीएनए वैक्सीन होती है ना इनका थोड़ा काम बढ़ जाता है, इनको एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है फॉर एंटरिंग द सेल न्यूक्लियस। इसके लिए क्या होता है कि इनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है इट इज लोअर देन द एमआरएनए वैक्सीन, मतलब कि जो आरएनए से बनती है। अब दो कंपोनेंट होते हैं, आपको ये तो पता ही होगा ना, आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। आरएनए मोस्टली पाया जाता है जो हमारे वायरसेस होते हैं उनमें, एंड डीएनए पाया जाता है हमारे ह्यूमन एंड एनिमल में, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो होता है डीएनए, ठीक है। बट सिंगल प्लाज्मिड डीएनए जो होता है इट कैन प्रोड्यूस न्यूमरस कॉपीज ऑफ एमआरएनए। एक बार अगर प्लाज्मिड डीएनए हमारे न्यूक्लियस में एंटर कर गया तो इट कैन प्रोड्यूस मोर बैक्टीरियल एंड वायरल प्रोटीन देन अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ एमआरएनए वैक्सीन। ऑल्सो जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके एक एडवांटेज ये भी है कि एमआरएनए वैक्सीन बड़ी फ्रेजाइल होती है, इनकी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अल्ट्रा कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है एंड अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अब डीएनए वैक्सीन जो हैं इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंड दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर देन द एमआरएनए वैक्सीन। So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Abhyarti IAS.